साल 2014 नरेंद्र मोदी की लहर थी। 2019 में ये मोदी वेव सुनामी में बदल गई और अब ऐसा लगता है कि 2024 में विरोधियों की सारी कोशिशें धड़ाम हो जाएंगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं और इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। ये 2024 के लिए बीजेपी की नई थीम सॉन्ग है और इसी थीम पर बीजेपी ने एक नया गाना लॉन्च कर दिया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को सम्मान, 24 जनवरी को एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम के जरिए युवाओं से जुड़े और 25 जनवरी को नमो नव मतदाता सम्मेलन और बुलंदशहर से 19,000 करोड़ की सौगात, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का 75वां पर्व। 5 दिनों में मोदी बिजी हैं। 5 दिन से मोदी लगातार जुटे हैं और इसीलिए गांव, गली, गलियारों, चौक चौबारों से एक ही आवाज आ रही है कि हिस्ट्री रिपीट होगी। विरोधी इसी गुणागणित में उलझे रहेंगे कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तुम कितनी सीटों पर लड़ोगे, फलाने कितनी सीटों पर लड़ेंगे और ढिमाके कितनी सीटों पर लड़ेंगे। मोदी के सामने खड़ा होता विपक्ष सीट शेयरिंग के भंवर में उलझा रहेगा। कोई रूठेगा, कोई टूटेगा, किसी का साथ छूटेगा, कोई हो जाएगा नाराज और जाहिर सी बात है कि मोदी फिर पा जाएंगे ताज। मोदी को तीसरी बार कुर्सी तक पहुंचाने में जितनी मेहनत बीजेपी नहीं कर रही, उससे ज्यादा विपक्ष की नादानियां कर रही है। ममता बनर्जी दूरी बना चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है। नीतीश कुमार भी पलटने वाले हैं। मंडल और कमंडल दोनों नरेंद्र मोदी के हाथों में हैं। 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने 500 वर्षों के सपने को साकार किया और 23 जनवरी को विरोधियों के जाति कार्ड की हवा निकाल दी। बिहार के 2 बार सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान विरोधियों पर वज्रपात साबित हुआ। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। अति पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक 36% से ज्यादा है, तो पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक 27% से ज्यादा। इधर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो उधर नीतीश कुमार ने पहले एक्स पर लिखकर धन्यवाद दिया और फिर मंच से भी शुक्रिया अदा किया। जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब से नीतीश ने मोदी को धन्यवाद दिया है, तब से राहुल और तेजस्वी दोनों ही टेंशन में हैं। ये बात तो हुई बिहार की, लेकिन ये मोदी स्टाइल है कि वो कभी भी एक प्लान पर काम नहीं करते। मोदी हमेशा चक्रवर्ती प्लान पर काम करते हैं। बीजेपी ने नव मतदाता सम्मेलन की शुरुआत की और वहां ये भी कह दिया कि देश का भविष्य क्या होगा, ये तय करने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। बीजेपी ने युवाओं के लिए खास थीम भी रखी है। If you are 18, why are waiting? Come for voting. नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह 1947 से 25 साल पहले युवाओं पर देश को आजाद कराने का दारोमदार था, उसी तरह 2047 तक यानी अगले 25 सालों में आप पर भारत को विकसित देश बनाने की जिम्मेदारी है। देश का विकास और आपका एक वोट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट भारत में स्थिर और बड़े बहुमत वाली सरकार बनाएगा। भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दें। इसलिए याद रखिएगा, आपका एक वोट और देश के विकास की दिशा दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक वोट
भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। आपका एक वोट भारत में एक स्थिर और बड़े बहुमत वाली सरकार लाएगा। 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने वो सपना पूरा किया जो आज के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और देश नरेंद्र मोदी में तीसरी बार विश्वास जताने के लिए तैयार है। 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत पहला दौरा भी उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। 25 करोड़ जनमानस की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बुलंदशहर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह ने राम और राष्ट्र दोनों का काज किया। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है। सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर से कई सौगातें भी दी। 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात,
रेल, सड़क, तेल, गैस, शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाएं, कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ कन्नौज 4 लेन हाईवे। बुलंदशहर इतना जरूरी क्यों है वो भी समझिए। ये वही बुलंदशहर है जहां से नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनावी महासमर का आगाज किया था। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर है 2014 की और दूसरी तस्वीर है 2024 की। भारत माता की। नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि 2014 के प्रदर्शन को पश्चिमी यूपी में दोहराया जा सके, जब इस इलाके में आने वाली 14 में से 14 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। अब प्रधानमंत्री मोदी की पूरी कोशिश है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स को साध कर और पश्चिमी यूपी के सहारे 2024 में बम्पर प्रदर्शन को दोहराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 1975 में आई फिल्म शोले का एक सीन था, आपको भी याद होगा, जिसमें असरानी कहते हैं कि आधे इधर जाओ, आधे उधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ। और जब पलटकर पीछे देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता। कुछ ऐसी हालत इंडिया अलायंस की हो चुकी है, जहां पर सब इधर उधर जा रहे हैं और कोई किसी के पीछे खड़ा नहीं होना चाहता। हर कोई लीड करना चाहता है, लेकिन इस गठबंधन में ना तो नीति है, ना नेता, ना नेतृत्व और ना ही किसी चीज का निर्धारण। यहां पर हर एक नेता दूसरे को छोटा साबित करने में लगा हुआ है। ममता बनर्जी इससे दूरी बना चुकी हैं, अखिलेश आंखें तरेर रहे हैं, केजरीवाल जिद पर अड़े हैं, तो नीतीश कुमार पलटने के लिए बेताब हैं। ऐसे में इस अलायंस का भविष्य भी बहुत अच्छा नजर नहीं आता है। इतने चेहरे हैं कि गठबंधन में शामिल नेता खुद सोच रहे हैं कि किसे चेहरा बनाएं, किसके नेतृत्व में साथ आएं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे। जिसे देखिए वही प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए है। इन दलों में अलग अलग राज्यों में भी लड़ाई है। दिल्ली, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, जहां देखिए वहां सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग है। अब तो ममता बनर्जी ने इस गठबंधन से खुद को अलग कर ही लिया है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ जाने में कतराने लगी है। ममता बनर्जी अलग होने का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस ममता बनर्जी से बात करके उनको मना लेगी। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मंजिल का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। अभी ममता बनर्जी को किनारा किए हुए 24 घंटे भी नहीं बीते कि बिहार में खेल शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए कि अब वो ना तो इंडिया अलायंस में रहेंगे और ना ही महागठबंधन में। बिहार में बढ़ी हलचल के बीच सूत्रों का दावा है कि 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच करीब 3 घंटे तक बिहार को लेकर मंथन हुआ। तो केसी त्यागी का कहना है कि इंडिया अलायंस में हो रही टूट के लिए कोई और नहीं, कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी निसंदेह इसके संचालन में लगी हुई थी। मीटिंगों में भी देरी होती रही, कार्यक्रम में भी देरी होती रही और उसी से नाराज और निराश होकर के टीएमसी और आम आदमी पार्टी अलग रास्ता अख्तियार करती दिख रही हैं। हम इसके निर्माता हैं, इसलिए हमारा दुखी होना स्वाभाविक है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं, उसे भी इशारों में समझ लीजिए। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर प्रहार किया,
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। राहुल की न्याय यात्रा से दूरी बना ली है तो मांझी ने लिखा था खेला होबे। नीतीश कैबिनेट की मीटिंग 15 मिनट में ही खत्म हो गई। दही चूड़ा वाले दिन नीतीश कुमार लालू प्रसाद के घर से 7 मिनट में ही लौट आए। बीजेपी नेता तेजस्वी और तेज प्रताप पर ज्यादा हमलावर हैं। अब सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार परिवारवाद पर हमला बोल रहे हैं तो उनका इशारा कहां है? क्या उनका इशारा लालू प्रसाद यादव पर है या फिर उनका इशारा कांग्रेस पर है? क्या नीतीश कुमार ने अखिलेश यादव पर वार किया है या फिर परिवारवाद के बहाने डीएमके पर निशाना साधा है? या फिर नीतीश के निशाने पर ममता बनर्जी हैं या फिर उद्धव ठाकरे या शरद पवार? ये बात तो हुई बिहार और बंगाल की, लेकिन बात दिल्ली की भी जरूरी है। आम आदमी पार्टी खुद को अलायंस से दूर कर रही है तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल समझ रहे हैं कि 2024 में राम नाम जपना जरूरी है, इसलिए वो अब राम पर भी ज्ञान दे रहे हैं। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। उनका जीवन बेहद प्रेरणादायी है। तमाम किस्से हैं उनके जीवन से जो हमें संदेश देते हैं त्याग का, बड़े से बड़े त्याग का, प्यार का, मोहब्बत का। जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस में ऐसा बिखराव हो गया है जो इन दलों के नेताओं के संभाले नहीं संभल रहा। ऐसे में मोदी का मुकाबला कर पाना आसान नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।